नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। आज के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हां, पूरे देश बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया। वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व के कारण वो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पूरा देश आज के दिन उनको याद कर रहा है और संसद टीवी भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है इस महान विभूति को। कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर भी बल दिया। अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना उनके विचारों पर आधारित थी, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनके पास बेशकीमती किताबों का बेहतरीन संग्रह था। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिल्ली में अपने निवास स्थान पर ही महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी, हम बता दें कि देश भर में इस महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। संसद भवन के तत्वाधान में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीधी तस्वीरें वहां से आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हम बता दें कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य विशिष्ट विभूतियां भी सम्मिलित होंगी। न केवल सम्मिलित होंगी, साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर याद करेंगी, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। और हम भी विशेष चर्चा करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश रत्न निगम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता तो हैं ही, साथ ही साथ सामाजिक विषयों के जानकार हैं और विश्लेषक हैं। देश रत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही विशिष्ट दिवस है आज, और विशिष्ट इस नाम से भी आ जाता है कि ये महापरिनिर्वाण दिवस है। बहुत कम विभूतियों के साथ भारत में या विश्व भर में महापरिनिर्वाण दिवस लगा है उनकी पुण्यतिथि पर। जी जी जी, प्रतिबिंब जी, एक बात बड़ा विशिष्ट है यहाँ पर कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। और उनकी अगर विशिष्ट बातें मैं बताऊं, 64 विषयों पर उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली हुई थी। 64 विषयों पर? 64 विषयों पर, और 9
भाषाओं का उनको पूर्ण ज्ञान था। तो ये ऐसे ही नहीं हो। और उनका एक बहुत विशिष्ट बात थी, जो बुद्ध की उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी। बुद्ध को उस वक्त तक सब लोग बंद आंखों से तस्वीर देखा करते, तो उन्होंने पहली तस्वीर बनाई जब बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। तो ये विशिष्ट, उनकी सोच देखिए कहाँ थी, खुली आंख के साथ बुद्ध का मतलब कि पूरे विश्व पे उनकी नज़र। तो ये एक विशिष्ट बातें हैं। दूसरा, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अंबेडकर साहब को याद करते हैं, तो सबसे पहले तो दलितों का जो आज रिजर्वेशन चल रहा है, जो उनको अनटचेबिलिटी और छुआछूत की जो परंपरा चल रही थी उसको ख़त्म करने में, और बाकी जो रिजर्वेशन आज है वो उनकी ही देन है। उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसके कारण से पूना पैक्ट बना और जिसके 1932 में, और जिससे रिजर्वेशन आया। महिलाओं के समान अधिकार, महिलाओं, उनका ये कहना था समाज का विकास का अगर आंकलन कर सकते हैं तो महिलाओं का विकास का आंकलन करना ज़रूरी है। अगर महिलाओं का विकास है तो समाज का विकास भी पूर्ण रूप से हो सकता है। दूसरा देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, जो आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उन्होंने बोला था कि बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जनसंख्या का कंट्रोल हो सके और नियंत्रण हो सके। दूसरा, अगर आपको याद होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने बात करी, वो हो नहीं पाया उस वक्त, उन्होंने पूरी कोशिश करी। दूसरा, अधिकारों के साथ साथ उन्होंने मौलिक दायित्व की भी बात करी, कर्तव्यों की, जो कि आज के समाज में बहुत ज़रूरी है। कहीं आप अगर दंगा देखते हैं, सामाजिक संपत्ति का नुकसान देखते हैं, दंगे में नुकसान, आगजनी हो रही है, तो वो उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और नागरिकों को अपने कर्तव्य का बोध और ज्ञान दोनों होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की भी उन्होंने बात करी। राष्ट्र निर्माण का जो उनका था एक कंसेप्ट था, उसमें ये भी था कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, महिलाएं हों, दलित हों, जो भी हों, सबको अधिकार मिले। समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए वो हमेशा लड़ते हो रहे और हमेशा उसका झंडा उन्होंने ऊपर रखा। और अगर हम देखें तो वो, हमने उनको एक दलित का नेता बना के रख दिया। वैसे वो श्रेष्ठ लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सबको रिप्रेजेंट करते थे और सबकी बात करते थे। दलितों की छुआछूत था तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसमें तो कोई दो राय और नहीं बहुत है। कम लोगों को ये बात मालूम है कि आरबीआई की जो परिकल्पना की थी, उसके पीछे उनकी एक गहरी सोच थी। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव भी जुड़ गई हैं, स्टूडियो में आ गई हैं। प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर महिलाओं को लेकर उनका विचार क्या था या सोच क्या थी, वो परिलक्षित होता है हमारे संविधान में, उस पर बात करेंगे। दीक्षा कोहली हमारी सहयोगी जो है वो वहाँ पर उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, जहाँ से सीधी जानकारी हम उनसे हासिल करेंगे कि आज जो संसद भवन तत्वाधान में जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या है, कौन कौन सी विभूतियाँ इस विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे महिलाओं की, महिलाओं को लेकर और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलवाने को लेकर जो उनका विचार था वो परिलक्षित होता है और दिखाई देता है हमारे संविधान में। उस समय से लेकर आज तक बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं, ऐसे देश हैं जो माने जाते हैं कि बहुत मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, वहाँ पर बहुत महिलाओं को अधिकार हैं। लेकिन देखा जाए जो अधिकार हमारे संविधान में महिलाओं को आज़ादी के तुरंत बाद से दिए गए हैं, वो आज तक भी बहुत सारे देशों में महिलाओं को लड़कर या छीन कर लेने पड़ रहे हैं। इस प्रश्न के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये बात सत्य है। बहुत से देशों में वोट का अधिकार, जिसको हम मताधिकार कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बुनियादी अधिकार है, उस अधिकार के लिए भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। भारत की महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। संविधान लिखा गया और वोट का अधिकार मिल गया। मात्र वोट का अधिकार नहीं मिला, राइट टू इक्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं, समानता का अधिकार हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। इसके लिए ये जो हम विकसित देश कहते हैं उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और बहुत सारे, फ्रांस में तो क्रांति ही हुई समानता के लिए, क्रांति ही करनी पड़ी। ये सब के सब राष्ट्र शामिल हैं और इनको महिलाओं को अब तक मैं कह सकती हूँ बहुत से क्षेत्रों में समान वेजेस के लिए, कि समान पारिश्रमिक मिल सके, यहाँ तक कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी। हमें एक पूरी डेलीगेशन आई थी भारत में, तब प्रोफेसर से मिलने का, बात करने का अवसर मिला।
तो उन्होंने कहा आपको एक समान अधिकार है, एक समान वेतन मिलता है। और ये उनके लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्हें ये निगोशिएट करना पड़ा बहुत सारे संस्थानों में। अब जा कर के कुछ उन राष्ट्रों में महिलाओं को समान अधिकार मिलने लगे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो हमारे संविधान ने सबका बना दिया है, कुछ उसमें हमारी सभ्यता भी हिस्सा रही है। तो मैं कई बार कहती हूँ, हिलेरी क्लिंटन को जितना संघर्ष अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए करना पड़ा, हमारे यहाँ महिला यदि उतनी मेहनत करती तो पूरा समाज और पूरा राष्ट्र उसको आदर के साथ उस कुर्सी तक पहुंचा देता। और इसका श्रेय हमें अपने संविधान को देना चाहिए, और संविधान निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा है, विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। जी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये पंक्तियां मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। क्या बात है। A community is known by the status of women in that community। जी। देशरत्न जी, हम लोग अभी हमने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो जो है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में वो शिक्षा प्राप्त की है। और आरबीआई हम लोग कहते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसकी परिकल्पना कहाँ से आई, उसके विषय में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ नहीं करती है। नहीं, ये देखिए बहुत लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, और लोगों को पता भी नहीं है कि आरबीआई की परिकल्पना उस वक्त की गई जबकि दुनिया में ऐसे बैंक हुआ नहीं करते थे, और वो रीढ़ की हड्डी साबित हुई। आज की डेट में भी अगर देखें कि अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, तो सारी पॉलिसीज़ आरबीआई बनाता है, और वहाँ से ही पहली शुरुआत होती है। अर्थव्यवस्था का आंकलन करता है, किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए, और वो परिकल्पना तब की गई जब लोग सोच नहीं सकते थे। जी। आरबीआई का आना इस राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात थी, और जिस हिसाब से आरबीआई आज भी काम कर रहा है, पहले भी करता रहा, और सरकार से अलग एक इंडिपेंडेंट उसकी सोच है, और वो सरकार को बताता है कि ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए, और वो बैंक के रेट्स भी तय करता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था को पुश भी करता है, आगे भी बढ़ाता है। तो वो सोच के हम कायल हैं, जो सोच आदमी सोच नहीं सकता था, उस वक्त उन्होंने वो चीज़ें सोची। और महिलाओं की जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है, सहभागिता है, उस विषय के बारे में उन्होंने तभी बोल दिया था। जैसा अभी हमारे कलीग ने यहाँ पर बताया कि किसी भी समाज के विकास का आंकलन महिलाओं के विकास की स्थिति से किया जा सकता है, और महिलाएं विकसित हैं तो परिवार देखिए एक स्टेबल परिवार होता है, परिवार विकसित होता है, परिवार विकसित होता है तो पहली ईंट है समाज की परिवार, उससे हमारा समाज बड़ा सुदृढ़ होता है, स्टेबल होता है, और एक सुदृढ़ और स्टेबल समाज से एक आपका मजबूत राष्ट्र बनता है। तो ये सोच देखिए कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और राष्ट्र निर्माण के ये मूलभूत पहलू हैं। और जिसकी सोच उस वक्त के जो हमारे संविधान के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी, उन्होंने भी सोची, वो चीज़ें संविधान में दिखी। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लड़े भी, लेकिन कुछ जैसे ऐसे थे जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए वो हमेशा बोलते रहे, कर्तव्य बोध की बात करते रहे, लेकिन वो हमारे संविधान में आ नहीं पाई, जबकि वो भिड़े हुए थे इस चीज़ को लेके। जो बाद में आई तो कर्तव्य अधिकार के साथ साथ देखिए एक संतुलन चाहिए आपको कर्तव्य बोध के बारे में भी। समाज में अगर नागरिक अपना कर्तव्य नहीं पहचानेंगे, सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, तो संतुलन समाज में कभी नहीं आएगा, और समाज में जो स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो भी नहीं नज़र आती है। 70 साल पहले अगर हमारा जब संविधान बना था, अगर कर्तव्य बोध हमारे संविधान में जैसा अम्बेडकर जी चाहते थे अगर आ गया होता, तो आज लोगों को एक संतुलन बनाने में आसान होता। अभी भी लोग संतुलन बना रहे हैं, हमारी सोच में भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो बन रहे हैं। लेकिन जी, और हम बता दें कि हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से लगातार चर्चा करते रहेंगे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, और लगातार तस्वीरें भी साझा करते रहेंगे जो संसद भवन के तत्वाधान में जो एक विशेष कार्यक्रम इस विशिष्ट अवसर पर आयोजित किया गया है, वो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ समय में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और जैसे ही पहुँचेंगे वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। प्रोफेसर सुषमा यादव, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, एक लंबे समय से
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा में भी आरक्षण के माध्यम से समानता का अधिकार दलितों, वंचितों और समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को देने का प्रयास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन उससे पहले स्वयं उन्होंने उच्चतम प्रतिमान स्थापित किए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा हासिल करके। क्या ये उदाहरण भी बहुत कम सामने आ पाता है उनके व्यक्तित्व का, जो कि समाज में आना चाहिए, जिससे समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले? जी बिल्कुल सही। और यहाँ मैं पहले महिला प्रश्न पर आपने बात कर ली थी, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे पाई। मैं भी अपने पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ आज के महापरिनिर्वाण दिवस पर, बिकॉज़ वो महानायक, जिसको हम महानायक कहते हैं, मूक नायक पत्रिका उन्होंने निकाली, लेकिन बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकाली। कोई पत्रिका निकालने के लिए कम शिक्षित या कम विचारशील व्यक्ति वो सोच ही नहीं सकता। उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे समय में थे जब स्कूल में भी एक अलग टाट पट्टी पर उन्हें बैठना पड़ता। अपने प्रश्नों के उत्तर वो देना चाहते तो बोर्ड तक इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि बोर्ड के पीछे बच्चों के टिफ़िन्स रखे थे, छू लें तो उनका अस्पृश्यता का भय था। ऐसे माहौल से निकलने के बाद उन्होंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, और जिसे हम आज भी विश्व की बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जिसमें ग्रेज इम था, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था। आज भी वहाँ जाने के लिए ये स्वप्न होता है हम लोगों का, किसी न किसी रूप में वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसके लिए मैं उस समय के महाराजा सयाजीराव बड़ौदा, जैसे कि हमने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सहित अन्य विशिष्ट विभूतियाँ भी इस विशेष कार्यक्रम में रहने वाली हैं। सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की बड़ी नेता, वो पहुंच गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कुछ ही समय में कार्यक्रम स्थल पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, और वो तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अब जी आप कह रहे थे कि आज भी किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए वहाँ जाना एक स्वप्न होता है और एक श्रेष्ठ आदर्श होता है। वो उस समय गए, और ऐसा नहीं है कि एक ही समय में पूरी शिक्षा कराए हों। उस शिक्षा में व्यवधान भी आए, पैसे की कमी भी बाधा बनी, संपर्कों की कमी भी बाधा बनी, परंतु उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से एमए किया। और मैं ये भी यहाँ आज याद करना चाहती हूँ, वो गए थे एमए इकोनॉमिक्स करने, लेकिन उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा, और अपना पहला टर्म पेपर लिखा हु वर द शूद्रास, यानी उनके अंदर जो ज्ञान की अग्नि थी वो कितनी धधक रही थी कि मैं अपने समाज के विषय में जानूं, और वह लिखा। और उसके बाद उनकी जो थीसिस हैं, जिनकी बात अभी आप याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत कम लोग याद करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, भारतीय रुपये का अवमूल्यन और अमूल्य कैसे बढ़ना चाहिए, उस पर उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये किसी के विचार में भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, एंड ही रोट ए थीसिस ऑन दिस। और उसके बाद उन्होंने जो अपना दूसरा ग्रंथ लिखा, वो लिखा प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, यानी भारत में प्रांतीय वित्त की समस्या जो अब तक चल रही है, संघवाद के सम्मुख एक मुख्य समस्या है, और उस पर उन्होंने लिखा। इसीलिए जब अभी हम बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन का आइडिया भी लगभग उन्हीं का था, क्योंकि वो योजना चाहते थे उस समय, और इन वित्तीय संसाधनों का इस प्रकार से आवंटन हो, वितरण हो, और सबके बीच में उसका बंटवारा हो, प्रांतों के बीच में भी हो, ये वो चाहते थे। उसी शिक्षा का परिणाम है कि वो ये उस समय कह चुके थे कि बिहार और मध्य प्रदेश के बीच बंटवारा होना चाहिए, बड़े प्रदेश हैं। भाषा की बात उन्होंने कहा, भाषा पर कभी नहीं आधारित होने चाहिए प्रांतों के विभाजन का आधार उनका आकार होना चाहिए और प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। और देखिए वो सब हम कर चुके हैं। वाटर पॉलिसी, जिसको जल नीति हम कहते हैं, यह उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी, और ये उस शिक्षा का परिणाम था। सोचिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरिस कोजा PhD दी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज इटसेल्फ प्राउड ऑफ हिज बीइंग देयर। और अब ये बात आप कर चुके होंगे तो भी कोलंबिया में उनकी बस्ट लगी है। लाइब्रेरी के लोग उन्हें अब तक याद करते हैं। ये बात वहाँ वर्षों से चल रही है कि एक व्यक्ति भारत से आया था जो रात को आकर ये कहता था कि मेरे पास समय कम है, लेकिन ज्ञान मुझे ज़्यादा प्राप्त करना है, आप मुझे यहाँ बंद कर जाएं, सुबह आकर खोल लीजिएगा, आपके सब स्थान वहीं स्थान पर चीज़ें मिलेंगी। और काली कॉफ़ी पी कर के वो पढ़ते थे रात भर।
इसलिए आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक और जीवन में, उनके घर की लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा पुस्तकें थीं। बिल्कुल थी, और वो तो बाद की बात है। हाँ, वो तो बाद की बात और है। संभवतः वो पुस्तकें कई बार उन्होंने पढ़ी। अवश्य जी। और सबसे बड़ा उनका जो, अगर एक बार मैं कहूँ पार्सल आया तो वो पुस्तकों का ही पुस्तकों का था। यहाँ से गया और वहां से आया। जी। मतलब पुस्तकें उनका सबसे प्रिय। ये एक दुर्भाग्य है कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन उनके जो अन्य आयाम हैं व्यक्तित्व के, वो सामने या तो लाए नहीं गए या आ नहीं पाए। उसकी क्या वजह मान सकते हैं आप देश रत्न जी? देखिए, मैं समझता हूँ उनका जो बहुआयाम की जो बात कर रहे हैं, या उनका जो पर्सनालिटी है, या उनके जो और टैलेंट हैं, उनको राजनीति वश नहीं लाया गया बाहर। अगर आप देखें, उनको इलेक्शन हराने में कांग्रेस का उस वक्त बहुत बड़ा हाथ था। नेहरू जी ने जानबूझ के हर पूरी कोशिश करके उनको इलेक्शन हराया। तो कहीं ना कहीं से उनका व्यक्तित्व और वो राजनीति में फंस गए, जबकि वो राजनीति से ऊपर सोचते थे। वो राष्ट्र निर्माण के बारे में, राष्ट्र के विकास, महिलाओं को अधिकार, वंचितों के अधिकार, छुआछूत मिटाने की, अर्थशास्त्री थे। आरबीआई की फैमिली प्लानिंग की वो बात उन्होंने करी, आपकी प्लानिंग कमीशन की उन्होंने बात करी। उन्होंने उस वक्त 370 का विरोध किया था जब लोग सोच नहीं सकते थे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो राजनीति में फंस गए। उनको भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, राजनीति बस उनको दिया नहीं गया। उनको सिर्फ एक दलित समाज का नेता बना के रख दिया गया, जबकि वो राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्रपिता के बराबर थे, समकक्ष माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं वो राष्ट्रपिता के समकक्ष थे। तो इस तरह की जो राजनीति, जो ओछी राजनीति उनके साथ हुई है, एक अन्याय हुआ है, जिसके कारण से उनके नाम को तो देखिए धक्का तो लगा ही लगा, लेकिन राष्ट्र के विकास में भी जो एक दिशा होती है, वो कहीं हम लोग भटक गए। अगर उनकी दिशा पर, उनकी जो बताई हुई नीतियां थी, उन पर अगर चलते तो शायद भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो गया होता। जैसे अभी ड्रिंकिंग वाटर की बात करी उन्होंने, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए जल की बात करी, और वो आपको आज की नीति में दिखती है, हर घर जल पहुंच रहा है जो। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच वहाँ थी, और जो अब जाके पूरी हो रही है। हर घर जल जैसे पहुंचाया गया बिना भेदभाव के, हर एक के घर जल जा रहा है। आपको बिहार में भी अगर देखें, अभी अभी शुरू हुआ है, यूपी में देखें, हिमाचल में देखें, महाराष्ट्र में देखें, गुजरात में नर्मदा का पानी हर जगह पहुंच रहा है। तो इस तरह का जो नीतियां थी तब से, जो बहुआयामी आयाम की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या कोई सोच सकता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? उन्होंने उसकी बात करी, आया नहीं। वो हिंदू कोड बिल में हुआ और हिंदुओं के लिए समान कानून तो आ गया, लेकिन ओछी राजनीति के कारण और समाज के वर्गों के लिए नहीं आया। तो बहुत आगे की सोच थी, और वो उस वक्त भी ज़रूरी थी और आज भी ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल की जब उन्होंने बात करी, जो आज भी लागू होती है, हम 2023 में चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो ये तो क्या सुषमा जी, जो विचार थे उनके, और जो बहुत सारे विचार वो जो है क्रियान्वित करने की कोशिश में थे, लेकिन हो नहीं सके। लगभग 6.5 दशक से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अब उनके विचारों को फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो माना जाए कि अपने विचारों में हम महापरिनिर्वाण दिवस अवश्य मना रहे हैं, लेकिन हम विचारों में अभी भी वो जिंदा हैं। विचारों में जिंदा हैं। और मैं तो कहूँगी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पंच तीर्थों की संकल्पना हमारे सामने दी है, और बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए जो बड़े स्थल हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ अविस्मरणीय कार्य किया है, उन सबको जोड़ा है, और उन सबको एक प्रकार से जीर्णोद्धार करके हम सबके सम्मुख लाए हैं, ताकि उसी प्रकार से, जिस प्रकार हम तीर्थों में जाते हैं, क्यों जाते हैं, वहाँ ज्ञान, शांति, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, उसी प्रकार ये तीर्थ बने। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, और मैं समझती हूँ इस देश का बहुत बड़ा भाग, मात्र दलित नहीं, बहुत बड़ा भाग जो विचारशील इस समाज का हिस्सा है, वो उनके विचारों में विश्वास रखता है। वो वहाँ जा सके, इस बात को पूरी तरह से सुविधा प्रदान करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। लेकिन आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और आपके हाथ में वो जो है अधिकार भी हैं कि आप एक शेप दे सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुआयामी व्यक्तित्व की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के,
वो व्यक्तित्व के अन्य आयाम भी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामने आ सके, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक तो ये पंचतीर्थ बहुत अच्छा था, उसके लिए सरकार ने पहले 10 थी चेयर्स, और वो चेयर्स भी काफ़ी बीमार गति से चल रही थी, रुग्ण हालत में थी। अब 21 डॉक्टर अंबेडकर शोध पीठ पूरे विश्वविद्यालयों में स्थापित की गई हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रकाशित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। और आयामों में, क्योंकि हर शोध पीठ का एक विशिष्ट विषय भी रखा गया है, कोई सामाजिक न्याय पर बात करती है, कोई शिक्षा पर बात करती है, कोई विधि पर बात करती है, कोई। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप तस्वीरों में लोकसभा अध्यक्ष को देख रहे हैं, पीयूष गोयल हैं, केंद्रीय मंत्री, अन्य विभूतियां हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और बाकायदा कार्यक्रम जो है अपना स्वरूप ले रहा है। और इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, जैसे ही वो उनका आगमन होता है तो कार्यक्रम बाकायदा प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पर वैसे कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत जो है वहाँ पर लगातार चल रहा है, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम बाकायदा स्वरूप लेता है उसकी भी झलकियां नहीं बल्कि लाइव तस्वीरें आपके साथ हम लगातार साझा करते रहेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व पर, और आप बता रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व के अन्य आयाम भी भारतवासियों के ही सामने नहीं बल्कि विश्व के सामने आ सके, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, और बहुत सारी हमने चेयर्स बाहर भी स्थापित की हैं, सरकार ने शोध पीठ बाहर भी स्थापित किए हैं ताकि विश्व में भी इस पर चर्चा हो सके। हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है, जो एक ग्लोबल लेवल का, विश्व स्तर का बहुत अच्छा शोध केंद्र बन गया है। और मात्र शोध केंद्र नहीं है, वो विचार केंद्र भी है, क्योंकि वहाँ पर संगोष्ठियाँ होती हैं, बातचीत होती है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी बनाया गया है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं अंबेडकर चेयर प्रोफेसर थी तो बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए जो उनके कलेक्शन ऑफ स्पीचेस एंड राइटिंग्स हैं, वो 18 वॉल्यूम उपलब्ध नहीं थे। अच्छा। मैंने 2 वर्ष तक बहुत प्रयास किया, फिर लगभग 6-7वें वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार कुछ वॉल्यूम्स वो निकाले, दोबारा से प्रकाशित हुए, तब शोध पीठों तक और बाकी संस्थानों तक वो बात पहुंच सकी, कम से कम उनका साहित्य पहुंच सका। और ये बात भी मैं आपके साथ आज, अभी आपने ये अवसर दिया है तो बांटना चाहती हूँ कि जब हमने एक मॉड्यूल सोशल जस्टिस और बाबा साहेब अंबेडकर पे शुरू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये प्रधानमंत्री के वाहन संभवतः पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। प्रधानमंत्री बहुत जल्द अपने वाहन से बाहर आएंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि संसद भवन के तत्वाधान में ये विशेष और विशिष्ट कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है हर बरस की तरह। और वहाँ पर विभूतियाँ पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और संभवतः प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर लोकसभा अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए विचार मग्न, और विचारों की बात करें तो प्रधानमंत्री के विचारों में देश रत्न जी हमेशा रहते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और कहीं ना कहीं उनके विचारों को फलीभूत करने का प्रयास पिछले 7-8 वर्षों में जितना हुआ है उससे पहले नहीं हुआ। जी जी जी, उससे पहले तो सिर्फ देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में लिप सर्विस कहते हैं, वही होता था। उनका नाम को भुनाया जाता था, काम नहीं किया जाता था। लेकिन अगर पिछले 8 सालों में आप नीतियाँ देखें, चाहे महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो उनको गर्भवती महिलाओं को दी गई हैं, चाहे जनधन योजना हो या मुद्रा लोन में महिलाओं को जो मिल रहा है, जो बराबरी का असली अधिकार है, वो अब कार्यान्वित होता हुआ दिख रहा है। उपराष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष स्वयं स्वागत करते हुए, और अब सिर्फ इंतज़ार है तो महामहिम यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है, वो भी कुछ क्षण में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाली हैं। और जैसा मैंने कहा कि देश भर में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर विशिष्ट आयोजन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित हो रहा है संसद भवन के तत्वाधान में, जहां की सीधी तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य विशिष्ट विभूतियां, जिसमें कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर आपको नज़र आ रहे हैं। और लगातार इन तस्वीरों को हम लाइव साझा कर रहे हैं और लाइव ही चर्चा कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व की। जी, में एक दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर स्वतंत्रता के बाद हम अगर प्रशासनिक तौर पे नाकाम होते हैं तो हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, हमें अपने आप को करना होगा, क्योंकि पहले तो हम ब्रिटिश साम्राज्य को, इन सबको हम दोषी ठहरा देते थे। और दूसरा उन्होंने बोला एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति में फ़र्क क्या है। जी, एक महान व्यक्ति अपने आप को समाज का सेवक, राष्ट्र का सेवक मानता है। यहाँ आपको देखना होगा प्रधानमंत्री आपको खुद हमेशा सेवक बोलते रहे हैं, तो आप उन दो चीज़ों में समानता देखिए। और वो जो उनका सीख है जो आम लोगों में भी आपको नज़र आती है, अब आप मास्टर नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं, तो वो उन्होंने वहाँ से शुरू किया। एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति का जो उन्होंने फ़र्क बताया, वो भी देखिए आज की इस गवर्नेंस में, इस सरकार में आपको नज़र आता है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान अंगीकार कर लिया, तब उन्होंने कहा कि संविधान शांति काल में भी और युद्ध काल में भी देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। और अगर कहीं कुछ देश में गड़बड़ होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में कोई खामी है या खोट है, बल्कि उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसमें कमियां होंगी, तभी ऐसी अव्यवस्था हो सकती है। और संभवतः जिन कुछ अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, आज़ादी के 7 दशक तक जो लगातार बनी रही और देश में परेशानियों का सबब बनी भी, उसके पीछे यही कारण था कि संविधान को सही ढंग से न समझा गया, न लागू किया गया, न चलाया गया। और जैसा कि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन तत्वाधान में आयोजित विशिष्ट कार्यक्रम की, और राष्ट्रपति भी पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू, और अपने वाहन से बाहर आती हुई उनके स्वागत में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य खड़े हैं। और कार्यक्रम स्थल पर जाती हुई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और अन्य विशिष्ट गण। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन प्रांगण में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति, और सर्वप्रथम वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और जैसा कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़े इस विशिष्ट कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कर रहे हैं लाइव, साथ ही साथ दो विशिष्ट मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व की। देश रत्न निगम जी, हमने शुरुआत ही की थी कि किस तरीके से अर्थशास्त्र को वो समझते थे और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई बारीकियों को उन्होंने प्रारंभिक दिवस में भी, जब आज़ादी हमें मिली थी, उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। और दो स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था के, एक तरफ उद्योग है तो दूसरी तरफ कृषि है, और दोनों में संतुलन बिठाकर वो आगे चलने की बात किया करते थे। लेकिन क्या वो संतुलन नहीं बैठा, इसलिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से हम बीच में अपनी राह भटकते रहे? देखिए, अगर आप देखें हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी तो ज़रूर जी, लेकिन जो जिसको आप एम्पावरमेंट कहते हैं हमारे किसानों का, वो देखने में नहीं आया। वो एम्पावरमेंट आपको अब देखने में मिल रहा है। जो पिछले 8 सालों में अगर देखा गया, सरकार जैसे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बनाने हैं, जो कि एक तरीके का कोऑपरेटिव मूवमेंट है। जो किसानों का शोषण होता था, अगर वो संगठित हो जाएं और कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह, जैसे आपका आनंद में हुआ, अमूल के कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, उसी तरह का अगर मूवमेंट होता है। यही आपको देखिए, फार्म लॉज जो आए थे वो भी थे, लेकिन वो राजनीतिवश उनको वापस लेना पड़ा। तो जो शोषण है हमारे किसानों का, वो तो देखिए धीमे धीमे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस अगर 10,000 बन गए तो वो एक उनका जो एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है वो रुकेगा। वो सीधे अपना माल बेच सकेंगे मंडी में, उनको ज़्यादा दाम मिलेंगे और उनका सशक्तिकरण होगा, उनकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ये सारी सोच, चाहे वो कृषि की प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी प्लानिंग हो, 5 ईयर प्लानिंग हो, ये सब आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी की अर्थनीति में आपको साफ नज़र आते हैं। वो संतुलन देखिए बहुत ज़रूरी है। उद्योग और कृषि का जो संतुलन है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी दिशा में बहुत सारी नीतियाँ आज के वक्त में लागू हो रही हैं, जिससे कि हमारे जो किसान हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनको अपने उत्पाद का सही मूल्य मिले, और जो बराबरी का अधिकार किसानों को भी सबकी तरह है। देखिए, गाँव में हमारे होता क्या है कि वो संगठित नहीं है, जिसके कारण से कुछ बड़े किसान उनका शोषण कर लेते हैं, कुछ जो आपके ट्रेडर्स हैं, व्यापारी लोग, वो उनका शोषण कर लेते हैं। अगर वो संगठित होंगे, जैसा इस सरकार की नीति है, जैसा मैंने बोला फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs है, जो जिसके लिए इन्होंने बजट एलोकेशन भी किया हुआ है, वो सब चीज़ें होंगी तो आप देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो दुगनी से तिगनी हो जाएगी। जी, और सुषमा जी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जोर इस बात को लेकर है कि कृषि से निकलने वाले जो फसलें हैं या फल या फ्रूट्स हैं, उनसे बहुत सारे जो है वस्तुओं का निर्माण होता है, पदार्थ बनाए जाते हैं, जिनकी मांग बाजार में और ज़्यादा होती है, और उससे किसानों का भला भी ज़्यादा होगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। उससे जुड़े हुए उद्योग वो कृषि क्षेत्र के आसपास जो है लगाना चाहते हैं। ये विचार भी कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था जब वो उद्योग और कृषि का संतुलन की बात करते थे। जी, बिल्कुल दिया था। और यहाँ मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी और संविधान को जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तुत भी किया और डिफेंड किया, जबकि वो विचार बहुत सारे उसमें और भी शामिल करना चाहते थे, जिसमें एक ये बात थी, उनका बस होता तो कृषि जोतों को वो तभी बड़ी बनवा देते। क्योंकि अगर आप देखें तो जिन व्यक्तियों और जिस समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ा अधिक सोचा, और वो सोचना बड़ा प्राकृतिक था, वो इसलिए सोचा, और वो सब कृषि से जुड़े लोग हैं, या तो कृषि पर काम करने वाले, या कृषि को सेवा देने वाले, या छोटी खेतों के मालिक, वो सभी वही उसी वर्ग के लोग थे। और उनके लिए ही आवश्यक था कि कुछ ऐसे प्रयास सरकार करे कि छोटी जोतें जो हैं या तो वो बड़ी बन जाएं, या उन्हें वहाँ सुविधा मिल जाए, फिर उनका जो उत्पाद है वो बाजार तक पहुँच सके और बाजार में उन्हें सही मूल्य मिल सके। अब तक की स्थिति यही है। अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार के कानून बनाए थे उस समय, उसमें अगर आप देखें तो हमारे सारे अनुसूचित जनजाति भाई, ऐसा लगता है कि जो उनका व्यवसाय है वो अनैतिक भी है और अवैधानिक भी है, क्योंकि जितने उनके एक प्रकार से जीवन जीने का जो तरीका है, शायद उस जीवन जीने के तरीकों तोड़ना चाहते थे विदेशी आक्रमणकारी और उपनिवेशकारी ऑल्सो।
तो उन्होंने सब वो कानून बनाए। मुझे याद है एक बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे और मध्य प्रदेश में बहुत वर्ष अपनी सेवा देकर आए। उन्होंने कहा कि आप कभी एक बार देखिए तो जो कानून हमारे बने हुए हैं वो उनके जीने को बिल्कुल हराम कर देते हैं, क्योंकि जो उपज उनकी है वो भी गैर कानूनी है, जो जीने का काम उनका है, यानी वो वहीं से वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोड्यूसेस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको कहते हैं हम, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं वहीं से, क्योंकि वो उसी दिन लकड़ी लेते हैं, उसी दिन जलाते हैं, उसी से जीवन अपना खाना बनाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो काटना ही मना कर दिया आपने, तो आपने उनका जीवन दुभर कर दिया। और जो चीजें उनके पास हैं उनकी कीमत तो वो नहीं जानते, क्योंकि वो तो बाजार में आए नहीं। तो वर्षों वर्ष तक बहुत सारे व्यापारी नमक के बदले में उनसे वो चीजें लेते रहे जिनकी कीमत बाजार में उससे हजारों गुना ज्यादा थी। जी, और हमने देखा है कि पिछले कुछ एक बात और भी कहना चाहती हूँ, राइट टू एजुकेशन की बात देखिए, ये अब आया। बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय संविधान सभा में इस बात पर बहुत बहस किए थे कि राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है, बिकॉज अगर आप उनके ट्रायो की बात करें तो एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, ये उनका एक मंत्र था जो उन्होंने अपने व्यक्तियों को दिया था। यानी शिक्षा प्रथम थी, और ये कहते थे शिक्षा इज, एजुकेशन इज द मीन्स टू इमेंसिपेशन। शिक्षा ही वास्तव में स्वाधीनता, स्वायत्तता का मूल मंत्र है, क्योंकि यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो स्वाधीनता मिल भी जाएगी तो उसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे, उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तब चाहते थे। 60 वर्षों के बाद इस रूप में राइट टू एजुकेशन हमारे सामने आया है, और आप जानते हैं किन कारणों से आया है, वो रूप नहीं ले पाया। आप सोचिए 60 वर्षों तक अगर इस देश की जनता को वो अधिकार होता तो इस समय शिक्षा का हमारा प्रतिशत जो होना चाहिए था, जिसकी अब ये सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, विद्यालयों के स्वरूप बदलने के माध्यम से, उनको अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करने के माध्यम से, और बच्चों को आकर्षित करने के माध्यम से, और बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा देने के माध्यम से लाने का प्रयास कर रही है, तो इस देश का स्वरूप अभी भिन्न होता। और सबसे बड़ी बात है देश रत्न निगम जी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जब देश के उच्चतम पदों पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी आसीन होंगे, तब माना जाएगा कि हम सही मायने में स्वतंत्र हो गए हैं। और ये भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में लगातार फलीभूत हो रहा है। जी 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 जी, ये देखिए, दूसरा, पहले तो मैं जो हमारी प्रोफेसर साहिबा है उन्होंने जो बोला उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने शारीरिक परिश्रम को भी बहुत महत्व दिया कि दोनों में बराबरी है। हमारे समाज में ये देखा जाता है, और पहले ज़्यादा देखा जाता था, जो शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूर थे उनको हीन भावना से देखा जाता था कि उनका परिश्रम बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिनके पास बहुत पैसा है, जो उच्च समाज के लोग हैं, उनको ज़्यादा आप सम्मान देंगे। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने इसमें बराबरी की बात करी। जो आज की नीतियों में अगर आपको दिखता है कि इंश्योरेंस दिया गया हमारे जो लेबर फोर्स है, और अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स को इंश्योरेंस दिया, अगर कहीं कुछ हो जाता है, या गरीबों को आयुष्मान भारत की जो नीति है जिससे उनको हेल्थ के लिए 5 लाख तक के रुपए मिलते हैं इलाज कराने के लिए, तो आज की नीतियों में आपको दिख रहा है। और इस तरह की जो नीतियां हैं, जो जब तक, जैसा आपने बताया कि देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी, जिस दिन वो उन्होंने बोला इन उच्च पदों पर हमारे वंचित लोग बैठने लगेंगे, असली स्वतंत्रता तब आपको मिलेगी। और स्वतंत्रता को उन्होंने क्या बोला, वो मनस्थिति है, उस मन स्थिति में हमको पहुंचना पड़ेगा। जब तक आपका मन अगर स्वतंत्र नहीं है तब तक आपको असली स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और वही असली स्वतंत्रता अब आपको देखने को मिल रही है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं, महिला होने के साथ साथ ऐसे समाज से आई हैं, उनका अगर पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे कि वो नीचे से, एकदम नीचे से आई और कहाँ पहुँच गई, तो ये दर्शाता है कि हमारा समाज परिपक्व हो रहा है, हम स्वतंत्रता की तरफ पूरी तेज़ी से, द्रुतगामी से हम बढ़ रहे हैं, और उस स्थिति में जा रहे हैं जो अम्बेडकर जी ने सोचा था और समझा था कि हमारा समाज उस तरफ जा रहा है, और हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हमारी नीतियां भी उसी तरीके की हैं, और हर नेता और हर ब्यूरोक्रेट को अपने आप को, जैसे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सबको अपने आप को सेवक समझना चाहिए, मास्टर नहीं समझना चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि श्रमिकों को जो है हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है समाज को कि जब तक श्रमिक नींव नहीं खोदेगा तब तक इमारत खड़ी नहीं होगी। इमारत खड़ी करने के लिए उस श्रमिक को इज्जत देना, उसके श्रम की कद्र करना बेहद आवश्यक है। मैं
हाँ बेशक बेशक 10 सेकंड, क्योंकि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। अवश्य देखिए, करें। प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो रही, श्रमिक से पहले मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चाहे वाराणसी में हो चाहे अयोध्या में हो, वो उनके साथ बैठे, यहाँ तक कि श्रमिकों के पैर भी धोए उन्होंने। तो आप समानता देख रहे हैं। संभवतः यही बात तो सुषमा जी शुरू करना चाह इसी रही से थी। कहना चाह रही थी। मैं रोक नहीं और जो अच्छी बात है, पर आपने उसको बात आनी चाहिए, विचार जी, सामने आने चाहिए। बिल्कुल जी। क्योंकि जो सबका साथ सबका विकास से संकल्पना प्रारंभ की, वो वही संकल्पना है जो हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी। द राइट्स फॉर ऑल, वो किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के लिए नहीं थे। तो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात विशेष तौर पर उन्होंने की, और भ्रातृत्व की भावना का विकास करने का प्रयास अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका प्रयास की बात कर रहे हैं, वो मात्र यही नहीं है कि हम देने वाले हैं जी। सब मिलकर एक दूसरे को साथ ले चलें और ऊपर उठाएं। ये जो श्रमिकों के प्रति और श्रम के प्रति निगम जी ने जो कहा है, मैं उसको रीइंफोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात सही है। इस देश में श्रम को इतना हीन मान लिया गया कि आप देखिए ITIs जो बनी सबसे पहले, और जिनको हम आजकल ITIs ही कहते हैं, लेकिन उसका आइडिया भी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आइडिया भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। लेकिन इस देश में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर के बीच इतना फर्क मान लिया गया कि IITs तो सफल हो गई और सम्मान का प्रतीक बन गई, लेकिन ITIs ऐसा हो गया जैसे वो उन बच्चों के लिए है जो और कहीं नहीं जा सकते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं था, क्योंकि जीवन के लिए तो हर स्किल आवश्यक है, हर कौशल आवश्यक है। इस कौशल को अब सम्मान देने का प्रयास वर्तमान शासन कर रहा है। और साथ में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो समाज के दबे कुचले और आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो हाथ के दस्तकार ज्यादा हैं, स्किल्ड लोग हैं, बिल्कुल। और उनकी स्किल को भी अब मान्यता मिलने लगी है। न केवल मान्यता मिलने लगी है, बल्कि उनकी स्किल के प्रदर्शन के लिए अलग अलग फेस्टिवल आयोजित किए जाने लगे हैं, न केवल भारत वर्ष में बल्कि भारत की सीमाओं से परे भी, विदेश में भी अब उनके हाथ की दस्तकारी के नमूने जो हैं पूरा विश्व देखने लगा है। देखिए, इंडिया गेट पर वो आ गए हैं जी, हाँ, राजपथ पर वो आ गए हैं, वहाँ उनकी प्रदर्शनियाँ लग रही हैं, उनके स्टॉल्स लग रहे हैं। ये इस देश का, इसकी विरासत थी, इस देश की धनाढ्यता थी। और मैं एक बार यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैकॉले ने जो आकर भारत के बारे में कहा था, और भारत सोने की चिड़िया जो बना था, तो वो व्यापार मात्र से नहीं बना था, वो इसीलिए बना था कि इस देश के हर नागरिक के हाथ में एक फन था, हर नागरिक के हाथ में एक कौशल था, और वो कौशल इतना अद्भुत था कि वो जो उत्पाद बनाता था उसका समाज तो वाहवाही करता ही था, वो पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध थी। तो पहले उनको तोड़ा, उन उद्योग धंधों को तोड़ा, कुटीर धंधों को तोड़ा, वो फिर सिर्फ हमारे नीति निर्देशक तत्वों में चले गए, और नीति निर्देशक तत्व भविष्य के लिए बनाया गया चेक था, जैसा उस समय संविधान सभा में भी कहा गया था, और कि ये भविष्य के लिए चेक है और अभी बैंक का पता भी नहीं है। लेकिन उनमें से बहुत कुछ अब आने लगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ वन ऑफ दम। अभी तक हम हिंदू सिविल कोड पे बात नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा, आपने इसकी बात की है तो मैं जिक्र इसका जरूर करूंगा कि समान नागरिक संहिता, ये बाबा साहब का मूल विचार था। और बाबा साहब का नाम लेकर सत्तासीन होने वाले बहुत से राजनेताओं को इससे परहेज है, बहुत ज्यादा परहेज है, नहीं तो वो कभी ये विरोधाभास क्यों? ऐसे बहुत से विरोधाभास आपको देखने में आएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जो बातें उस समय संविधान सभा में कही थी, ऐसे ही नहीं कि बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये संविधान बनाता तो इसका स्वरूप अलग होता। क्योंकि मैं प्रायः ये बात उनके लिए कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन तो पंडित नेहरू ने बनाया था जी, उसको उन्होंने पेश किया, उसको उन्होंने डिफेंड किया, उसको उन्होंने सबके सामने जस्टिफाई किया, उसका रैशनेल बनाया। यानी विचार किसी और का विचार और पेश मैं कर रहा हूँ, और मैं उसे कह भी रहा हूँ और गा भी रहा हूँ। ये बात डॉक्टर अंबेडकर की थी, पर मैं उनकी महानता मानती हूँ कि जब उन्हें ये श्रेय, ये कार्य सौंपा गया तो उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया। और आज 6 दिसंबर का दिन ही है जिस दिन ये पहली बार संविधान सभा बनी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस और वही दिन संविधान सभा के निर्माण का दिवस, ये तो जीवन भर साथ चलेंगे और आने वाली पीढ़ियों में भी याद दिलाते रहेंगे कि किस प्रकार से आज ही के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो कार्य भी प्रारंभ किया और उनका महापरिनिर्वाण एक बड़े युग के बाद हुआ। और मैं फिर से आऊं तो वो इसलिए कृषि और उद्योग धंधों में एक संबंध चाहते थे, और वो संबंध सदैव होना चाहिए। इस देश में कृषि को उत्तम रखा गया था। ये देश वो है जो ये कहता था कृषि उत्तम
जी। और मध्यम व्यवसाय और निकृष्ट चाकरी, और देखिए चाकरी को कुछ हमने वर्षों के सर्वोत्तम बना उपनिवेशवाद, दिया। हाँ जी, कुछ वर्षों के उपनिवेशवाद ने बिल्कुल इसको उल्टा विपरीत कर दिया। जब रोजगार की आज भी वर्तमान में भी बात चलती है तो लोग कहते हैं कि नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ है? अरे नहीं, और भाई, किसान आता है हमारे पास और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जी। नौकरी लेने वाला नहीं, हाँ। 4 लोगों को आप नौकरी दे पाएं, जी। आप वो अर्जित करने का प्रयास कीजिए जो मूल विचार था बाबा साहब अम्बेडकर का, उस विचार को फलीभूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, शायद उसमें भी कहीं राजनीति है कि लोगों को बताया जा रहा है कि नौकरी ही आपके जीवन यापन का एक अवसर है, एक तरीका है। लेकिन अगर हम अपने पांव पर खड़े होकर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो 4 लोगों को न केवल नौकरी दे पाएंगे बल्कि ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अर्थव्यवस्था में भी। मैं तो अभिनंदन करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से, और अपनी पूरी इस समय की सरकार का, शासन का, क्योंकि एक बार फिर से वो भारत की विरासत को समझ रहे हैं, और भारत की विरासत को बाबा साहब अम्बेडकर भी समझ रहे थे। क्रिटिक भी किया उन्होंने, लेकिन भविष्य की दिशा भी दिखाई। और आप देखिए उस समय कितना प्रेशर रहा होगा उन पर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया कि वो कोई भी धर्म अपना लें, लेकिन वो बौद्ध धर्म पर रुके क्योंकि वो करुणाशील, मैत्री और भारत की भूमि से उपजा हुआ धर्म था। और संघवाद का उस समय फैशन था जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था। लेकिन आप देखें कितना उन्होंने अपने आप को रेजिस्ट किया होगा। अमेरिका में पढ़कर आए थे, जिसको हम मॉडर्न फेडरल सिस्टम का एक आदर्श मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता सर्वप्रथम है और भारत राष्ट्र का अस्तित्व सर्वप्रथम है। इसलिए यह संविधान हर समय संघीय रहेगा, लेकिन किसी भी कोने पर संकट आते ही यह तुरंत एकतंत्रीय हो जाएगा। जी जी, अंतिम टिप्पणी मैं चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। देश रत्न जी, हमने कहा कि उनके बहुत सारे विचार थे जिन पर चलकर भारत आज आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र का स्वरूप ले रहा है। एक विचार उनका था कि समान नागरिक संहिता भी लागू हो, तो क्या उसको भी फलीभूत करने का या उसके क्रियान्वयन का अब सही अवसर है? देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ भ्रम है, उनको दूर करना चाहिए। वो भ्रम ये है कि ये लोगों का अधिकार ले रहा है, नहीं, ये भेदभाव को मिटाने की बात कर रहा है, ये महिलाओं को समान अधिकार की बात कर रहा है, बच्चों को अधिकार की बात कर रहा है। जैसे हलाला जैसी प्रैक्टिस है या बहु विवाह है, एक से ज़्यादा, उनको दूर कर रहा है। तो ये भ्रम लोगों को उठा देना चाहिए और ये सही वक्त है, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। जल्दबाजी में भी आप नहीं कर सकते। हमारा एक विविध डाइवर्सिटी है हमारे पूरे समाज में। ट्राइबल कल्चर अलग है, जनजातियों का कल्चर अलग है, उनको इसमें शामिल करना या नहीं करना चाहिए वो भी एक विषय है हमारे सामने। और दूसरा, अगर आप देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंबेडकर जी ने बड़ा साफ बोला था कि जनजाति या हमारे समाज को उसकी संस्कृति या जड़ से दूर नहीं करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, हमारा जो जनजाति समाज और समूह है, उसको गैर कानूनी धर्मांतरण के द्वारा उनको उनकी जड़ों से दूर किया जा रहा है, उनको उनके जंगलों से दूर किया जा रहा है, जिससे कि समाज में जो संतुलन है, जिसको इको बैलेंस कहते हैं, पर्यावरण का जो संतुलन है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। वो अगर जाते थे लकड़ी लेने तो वो सिर्फ सूखी लकड़ी लेके आते थे, पेड़ों को नहीं काटते थे, वो उसको पूजते थे। वो एक बैलेंस बना के रखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक संतुलन के साथ हमको पढ़नी है। बहुत सारे राजनीतिक विवशता के द्वारा बहुत सारे दल भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनसे हमारे समाज को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और जो सरकार की नीतियां हैं, आप उसका विश्लेषण करिए, उनका क्रिटिक करिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाइए। ऐसा ना हो जाए कि सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना ना बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ जो है तय की है, और जो विचार उनके फलीभूत होने बाकी थे उनको फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और सतत इसी प्रयास के तहत हम बहुत जल्द, जो कि हमने एक लैंडमार्क तय किया है विकसित राष्ट्र बनने का, वो भी हम लोग बहुत समय में, रिकॉर्ड समय में हम तय कर पाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। जी हाँ, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़ी इस विशेष पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी टॉप न्यूज़ में। लेते एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।